बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपने देखा कि हमने टैक्स का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया है और साथ हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया कि लॉ को हमने रीड कैसे करना है, ठीक है ना। उसी की सामने रखते हुए अब हम इसको लेकर चल रहे हैं। कल आपने टाइप ऑफ टैक्स ईयर्स पढ़े थे, ठीक है ना। तो कितनी टाइप्स थी जी टैक्स ईयर की? यस, ऑफ कोर्स 3 टाइप्स आपने टैक्स ईयर की पढ़ी थी, जिसमें से पहली टाइप थी नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर की डेफिनेशन क्या है, इसको भी ज़रा एक दफ़ा रिविजिट करते हुए आगे चलते हैं। हाँ, लेकिन आपको फ़ौरन जहन में आना चाहिए कि यार नॉर्मल टैक्स ईयर की जब मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे कोई 3 पॉइंट हैं जो इसमें आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है ना। वो 3 पॉइंट कौन कौन से थे? नॉर्मल टैक्स ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये 12 महीने का एक पीरियड है। अगर कोई टैक्स ईयर 12 मंथ का नहीं है तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या था? एंडिंग ऑन 30th जून। और तीसरी बात लॉ ने की थी, हम इसको शो कैसे करेंगे, यानी इसको हम एब्रीविएट कैसे करेंगे। डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डेट कौन सी डेट? 30th जून। जिस कैलेंडर ईयर में 30th जून आएगा उससे शो करेंगे। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या था? जैसे 2020 इज़ अ कैलेंडर ईयर, 2021 इज़ अ कैलेंडर ईयर, 2022 इज़ अ कैलेंडर ईयर, ठीक है ना। यानी जून के साथ 20 लिखा जाएगा तो टैक्स ईयर 20 बोलेंगे, जून के साथ 21 लिखा जाएगा तो नॉर्मल टैक्स ईयर 21 कहलाएगा, 22 लिखा जाएगा तो 22 कहलाएगा। ओके, ठीक होगी बात। अच्छा जी, फिर हमने ऐसे टाइमलाइन से इसको समझा था। फिर एक स्पेशल टैक्स ईयर, इसमें भी हमने कहा इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये भी 12 मंथ का पीरियड था, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। वो कहते हैं 12 मंथ हो लेकिन एंडिंग 30 जून पर ना हो रही हो। यानी अगर टैक्स ईयर का इख्तिताम एंड जून के अलावा कहीं हो रहा हो, अप्रैल में हो रहा हो, जुलाई में हो रहा हो, सितंबर में हो रहा हो, दिसंबर, कोई भी महीना हो सकता है, और वो हो भी 12 मंथ ही का, तो फिर हम इसको क्या कह रहे थे? स्पेशल टैक्स ईयर कह रहे थे। इसका मतलब है इसमें भी 3 बातें हो। नंबर 1, 12 मंथ का पीरियड होना चाहिए। नंबर 2, अदर देन जून एंड होना चाहिए। नंबर 3, इसको शो कैसे करेंगे? एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक है, रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल। इसको मैंने आसान करके आपको बताया था कि आप क्या करें। अगर आपको देखना है कि टैक्स ईयर क्या लिखूं, 2020 लिखूं, 21 लिखूं, 22 लिखूं या 23 लिखूं, ये कैसे पता चलेगा? देखना है आपका स्पेशल टैक्स ईयर कब एंड हो रहा है। मैं कह रहा हूँ जी मेरा स्पेशल टैक्स ईयर एंड हो रहा है 30/9/2020। तो कैसे देखना है आपने? जहां आपका स्पेशल टैक्स ईयर ख़त्म हो रहा है, इसके बाद इमीडिएट जून किस साल में आएगा? अब जून कब आएगा? 30/6/2021 को आएगा। तो 2021 इज द टैक्स ईयर। कौन सा टैक्स ईयर? स्पेशल टैक्स ईयर। बात समझ आ गई? मसलन एक और एग्जांपल लेते हैं। एक टैक्स ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2022 को, ठीक है। टैक्स ईयर कैसे एब्रीविएट करूं, डोनेट कैसे करूं इसको? डिनोटेड बाय, मैंने देखना है यहां से 31 दिसंबर मैंने लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, इसी को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। अब आपने सोचना क्या है कि अब इसके बाद जून कब आने वाला है? जून कब आएगा? 2023 में आएगा, तो ये टैक्स ईयर 2023 कहलाएगा। बात समझ आ गई? या एक और, चले एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। 31 मार्च 2021। यहाँ आकर
12 मंथ एंड हो रहे हैं। जून कब आएगा? 2021 में ही आएगा, तो टैक्स ईयर 2021 लिख दें। स्पेशल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन अदर देन जून। जून में एंड ना हो रहा, ठीक है ना? बात समझ आ गई? ओके। फिर हमने देखा था कि बोर्ड के पास पावर्स हैं, हम उसकी मदद से स्पेशल टैक्स ईयर बोर्ड खुद ही नोटिफाई कर सकता है कि ये लोग इस टैक्स ईयर में जाएं। फिर हमने एक और बात पढ़ी थी, यहाँ से थोड़ी सी बात को हम आगे फर्दर एक्सपेंड भी करना चाह रहे हैं। 3 बातें पढ़ी थी। अ पर्सन मे अप्लाई, मे के वर्ड को कल के लेक्चर में हमने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अ पर्सन मे अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल और स्पेशल टू नॉर्मल। कोई शख्स टैक्स ईयर चेंज करना चाह रहा है, कौन चेंज कर सकता है? एक शख्स नॉर्मल टैक्स ईयर में चल रहा है, वो नॉर्मल से स्पेशल में जाना चाह रहा है, या एक शख्स स्पेशल में चल रहा है, वो कहता है सर मैं स्पेशल से बस मेरा दिल भर गया है, मुझे स्पेशल की अब जरूरत नहीं रही, मुझे नॉर्मल में भेज दें। नॉर्मल से स्पेशल में जाना चाह रहे हैं या स्पेशल से नॉर्मल में जाना चाह रहे हैं, तो ये शख्स क्या कर सकते हैं? ये मे अप्लाई टू द कमिश्नर, कमिश्नर को एप्लीकेशन डाल दे, ठीक है? कमिश्नर एंड द सेम कैन बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू, यही वाली बातें मैं आज आपको जरा प्रैक्टिकली समझाना चाह रहा हूं। सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन दैट मे बी इम्पोज बाय कमिश्नर। वो कहता है कमिश्नर आपके ऊपर अगर उस वक्त कुछ चाहे, कोई आपके ऊपर शर्त लगाए, कोई कंडीशन लगाए, तो वो कंडीशन उसी अप्रूवल में लिखकर आपको बता देगा कि जनाब ठीक है मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ, आप नॉर्मल टैक्स ईयर से निकल के कहाँ चले जाएं? स्पेशल में चले जाएं, या स्पेशल से निकल के नॉर्मल में आ जाए, मैं अलाउ कर रहा हूं आपको लेटर लिख के बता देगा। साथ ही क्या करेगा? कोई कंडीशन भी लगा सकता है, सब्जेक्ट टू, कि भाई पहले ये कंडीशन फिर आपको पूरी करनी पड़ेगी, मैं आपको अलाउ कर देता हूं। बात समझ आ रही? ओके जी। अ चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और स्पेशल टू नॉर्मल, अब उसने वाइस वर्सा लिख दिया। ग्रांटेड बाय कमिश्नर इज सब्जेक्ट टू विड्रॉल इफ इन हिज ओपिनियन इट इज नो लॉन्गर फिजिबल बट नॉट अनलेस द पर्सन हैज बीन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर। वो कहता है जो कमिश्नर ने आपको इजाज़त दे दी है, ये क़यामत तक के लिए आपकी एंटाइटलशिप नहीं क्रिएट होगी। मे सब्जेक्ट टू विड्रॉल, इसका मतलब है कमिश्नर इजाज़त देने के बाद इसको विड्रॉ भी कर सकता है। कमिश्नर ने आपको अलाउ कर दिया, अब वो आपको विड्रॉ भी कर सकता है। क्यों विड्रॉ कर सकता है? कहते हैं वो जिन हालात में मैंने आपको दी थी ना, अब मेरे ख्याल में वो हालात एग्जिस्ट नहीं करते, या अब आपको ये कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है, आप नॉर्मल टैक्स ईयर में वापस चलिए, या नॉर्मल वालों को स्पेशल में वापस भेज दे। कमिश्नर का इख्तियार है, जो जी में आए आपका उसने करिश्मा साज करे, ठीक है ना? लेकिन एक बात लगाइए, कानून ने, लेजिस्लेटर ने यहाँ आपका एक तरह से ख्याल रखा है टैक्स पेयर का। क्या? उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं कि कमिश्नर को रात को ख्वाब नजर आया कि जनाब ये जिस बंदे को हमने नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल में भेजा है ना, नहीं ये बंदा स्पेशल नहीं है, इसको वापस नॉर्मल में भेजना चाहिए। कमिश्नर साहब को रात को ख्वाब नज़र आया, उसे पीर साहब ने पहले ही कहा हुआ था कि आपको सारे सच्चे ख्वाब नज़र आते हैं, तो वो सुबह उठ के उसने जाके कहा नहीं जी आप नॉर्मल में चले गए। नहीं, लॉ कह रहे नहीं, ऐसे नहीं। कमिश्नर को अचानक बैठे बैठे ख्याल आ गया, नहीं, कहते नहीं, आपको बुलाए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड प्रोवाइड करे, यानी कमिश्नर आपसे पूछे कि क्यों ना आपको नॉर्मल में वापस भेज दिया जाए। अब आप अपनी लॉजिक दोबारा दें कि नहीं सर, मेरी कंपनी जिसका मैं पाकिस्तान में काम करता हूँ, मैं फ़ॉरेन कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ पाकिस्तान में, मेरी फ़ॉरेन कंपनी का जो अकाउंट्स बनते हैं वो सारे के सारे जनवरी टू दिसंबर बनते हैं, अगर आप मुझे कर देंगे, मुझे इसकी वजह से यहाँ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, सारा हिसाब, सर हम तो सारा साल यही काम करते रहेंगे। आपके आर्गूमेंट को सुना जाएगा, ज़रूरी नहीं माना भी जाए, उसमें कोई दलील होगी, कोई वज़न होगा तो मान लिया जाएगा, नहीं होगा तो ठीक है रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपकी सुनी जाएगी, फिर ठीक है
हो सकता है आपकी बात मान ली जाए, हो सकता है ना मानी जाए। तीसरी बात, आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर शैल टेक इफेक्ट सच डेट बीइंग द फर्स्ट डे। अभी ये मैं आपको भी प्रैक्टिकली भी समझा रहा हूँ ये वाली बात कि ये क्या हो रही है, ठीक है ना, कैसे इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। ओके, फिर लिखा हुआ था, चलिए मैं पहले वही प्रैक्टिकली आपको समझा। ये कंपनी है, मैंने एक्चुअल डाटा आपसे शेयर कर रहा हूँ। EFG एक हमारी फॉरेन कंपनी है, उसकी इस पाकिस्तान में होल्डिंग कंपनी है पाकिस्तान लिमिटेड। आपको पता है ना, आप लॉ पढ़कर आए। अब तो पाकिस्तान लिमिटेड आमतौर पर किन कंपनीज के साथ लिखा होता है, जो किसी फॉरेन कंपनी की पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेशन होती है। EFG एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इन्होंने कमिश्नर को लेटर लिखा कि भाई हमें स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ करते हैं, हमारा आप हिसाब किताब, यानी आपको पता है ना टैक्स ईयर से मुराद ये थी कितने अरसे की इनकम का मैंने टैक्स जमा कराना है गवर्नमेंट को। वैसे तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में मैंने हर साल टैक्स जमा कराना है, हर साल की इनकम के ऊपर टैक्स जमा कराना है। अब वो साल कैसे शुरू होगा, वो कहते हैं नॉर्मली तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक की इनकम का मैंने गवर्नमेंट को हिसाब किताब देना है। ओके ठीक है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, अगर कोई बंदा कहे ना कि मेरा जुलाई से जून ना हिसाब किताब लें, तो उसके पास इजाज़त एक रास्ता है, वो कमिश्नर को लिखे कि भाई मेरा हिसाब किताब आप जुलाई की बजाय जनवरी टू दिसंबर ले लिया करें भाई। बट उसके पास कोई बड़ी सॉलिड रीज़न होनी चाहिए ये बात कहने की। जैसे इस कंपनी ने एक रीज़न दी, उसने कहा यार हमारी जो पेरेंट कंपनी है ना वो पाकिस्तान से बाहर है, वहाँ हमारे सारे अकाउंट्स बनते हैं जनवरी टू दिसंबर, हमें भी अलाउ कर दे, हम जनवरी टू दिसंबर आपको टैक्स का हिसाब भी दे दिया करेंगे। उन्होंने अप्लाई कर दिया। उसके रिस्पांस में जो लेटर आया FBR ने लिखा, ये वो लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये FBR का वो नंबर डेट शीट सारा कुछ आ रहा है। FBR ने क्या लिख कर बताया, देखिए ज़रा। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 3 रीड विद सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 74, क्योंकि 74 में लिखा हुआ है। उसने कहा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अप्रूवल इज हेयर बाई अकॉर्डेड टू, इस कंपनी को अप्रूवल दी जा रही है किस चीज़ की, अडॉप्ट स्पेशल टैक्स ईयर फॉर द पीरियड कंप्राइजिंग फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। वो कहता है हम आपको अलाउ कर रहे हैं। क्यों अलाउ कर रहे हैं भाई, इन्होंने कोई लेटर लिखा होगा ना, इन्होंने कोई लेटर लिखा होगा, उस लेटर की बुनियाद पर इनको अलाउ कर दिया FBR ने। ये वो लेटर आ गया, उसके अंदर उनको, उसमें 4 बातें लिखी हैं। अब उसने जरा देखिए, आपको पता है ना आप जब भी नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जाएं या स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर में आएं, तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएगा। बीच में कोई एक ट्रांजिशन फेज आएगा, स्विच ओवर का फेज आएगा। कल मैंने आपको समझाई थी ना, जैसे आपकी ICAP की नई स्कीम आएगी तो एक ट्रांजिशन फेज आएगा कि ताकि पुराने लोग जरा अकोमोडेट हो जाए उसके अंदर, तो बाय डिफॉल्ट ही आ रहा होगा। अब देखिए जरा FBR ने जब उसको लेटर लिखा तो क्या क्या बात लिखी। उसने कहा जी द फर्स्ट पीरियड ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर इज कमेंस्ड फ्रॉम 1 जनवरी 2018 टू 31 दिसंबर 2018। वो कह रहा है जनाब अब आपका टैक्स ईयर कहाँ से चला करेगा और कौन सा चला करेगा, स्पेशल टैक्स ईयर चला करेगा जी। अच्छा जी कैसे जी, जनवरी टू दिसंबर, पीरियड ऑफ 12 मंथ हो गया। तो उसने पहले को FBR ने खुद ही बताया, अच्छा यार इसको एब्रीवेट कैसे करोगे। अब दिसंबर 18 के बाद जून कब आएगा, 19 में आएगा ना, इसीलिए उसने कहा टैक्स ईयर 2019 से आप इसको शो करना। ये तो FBR ने बताया उस बंदे को कि उसका नॉर्मल से जब वो जाएगा तो स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा बनेगा। अच्छा जी, लेकिन जो जुलाई से दिसंबर तक का पीरियड आएगा जब अलाउ करेंगे, तो उस साल में जुलाई 2017 से लेकर दिसंबर 2017 तक का पीरियड कहाँ जाएगा। क्या इसकी इनकम एग्जेम्प्ट हो गई है? नहीं, लॉ ने करा नहीं। साथ ही उसने देखें दूसरे पॉइंट में बताया द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 31 दिसंबर 2017
विल बी ट्रीटेड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और शो कैसे करेंगे? 18, क्योंकि किसकी बात हो रही है? दिसंबर 17 की। जून कब आएगा? 18 में आएगा। तो एफबीआर ने दोनों बातें आपको बताई कि अच्छा आपका टैक्स ईयर चेंज हो रहा है, तो अब आपका स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा होगा और ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड कौन सा होगा। ट्रांजिशनल तो एक दफा क्रिएट होगा ना, स्पेशल हर साल क्रिएट होगा जब तक हम इस अप्रूवल को विड्रॉ नहीं कर लेते। हर साल अब जनवरी टू दिसंबर टैक्स ईयर चलेगा इस कंपनी का। लेकिन ये क्या हमेशा ही स्पेशल कहलाएगा या फिर थोड़े दिनों के बाद नॉर्मल हो जाएगा? सोचिए। जाहिर है अब इस कंपनी के लिए तो ये एक नॉर्मल बात होगी ना अगले सालों में कि जनवरी टू दिसंबर ही इसने टैक्स देना है, तो फिर इसके लिए तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर बन जाएगा। नहीं, हरगिज नहीं। यही पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। लॉ में बस जो लिखा है वहीं रुक जाना है। अपनी दलील और कॉमन सेंस की दलीलें लॉ पे नहीं लगानी। लॉ ने कहा भाई नॉर्मल टैक्स ईयर किसका नाम है? जो जून में एंड हो और पीरियड ऑफ 12 मंथ हो। स्पेशल किसका नाम है? जो जून के अलावा एंड हो और 12 मंथ हो। ये नहीं कहा कि पहली दफा वाले को स्पेशल कहेंगे, नहीं। अब ये कंपनी यहां से 100 साल काम करती रहे तो 100 ईयर तक इसका ये टैक्स ईयर स्पेशल ही कहलाएगा। मेरी बात फॉलो कर गए? हाँ, ट्रांजिशनल पहले साल आया, अगले साल तो ट्रांजिशनल नहीं आएगा ना। अब तो वो साइकिल ठीक हो गया, उसी तरह ही 12 महीने का पीरियड चलता जाएगा, कोई बीच में गैप नहीं क्रिएट हो रहा। ओके, 2 बातें आपको समझ आ गई। वहां तीसरी बात लिखी हुई थी कि कमिश्नर इजाजत देते वक्त कोई कंडीशन लगाना चाहे तो लगा सकता है। दिस अप्रूवल इज सब्जेक्ट टू, देखिए तीसरा पॉइंट क्या लिखा उसने, दिस अप्रूवल इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2018 टैक्स पेयर विल क्लेम नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अभी उसने कोई कंडीशन लगाई, अभी ये बातें आपने टैक्स में पढ़ी नहीं, जब आप पढ़ चुकेंगे तो ये बातें भी आपको समझ आएंगी, जाहिर है जब हम अगले सेक्शन पढ़ लिए होंगे। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि यस, अप्रूवल के लेटर में अगर कमिश्नर कुछ चाहे तो कंडीशन भी लगा सकता है। दूसरी कंडीशन भी उसने लगाई, द टैक्स डिडक्शन विल बी क्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग पीरियड ऑफ द अकाउंट्स। 2 कंडीशन लगाकर उसने, जब आपने तो कमिश्नर को लिखा था, आपने कमिश्नर को ये नहीं कहा था मुझे ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड अलाउ कर दें, नहीं, आपने ये नहीं कहा। आपने उसे कहा था जनाब मैं नॉर्मल से निकल के स्पेशल में जाना चाहता हूं। कमिश्नर ने खुद ही देखा, अच्छा ये नॉर्मल से निकल के, पहले जून क्लोजिंग थी, अब ये दिसंबर क्लोजिंग मांग रहा है, तो क्या करूं? ने कहा अच्छा ये कम जनवरी से फिर इसका दिसंबर कर देते हैं और जो ये 6 महीने हैं ये इसका ट्रांजिशनल पीरियड बना देते हैं। उसने दोनों अप्रूवल लेटर में बातें लिखकर आपको एक्सप्लेन कर दी। तो वो जो डे फर्स्ट पे मैं आपसे एक बात कह रहा था ना कि थोड़ा सा लॉ के साथ ज़रा दोस्ती लगानी है। हमने लॉ को ज़रा एक मोहब्बत वाली जफी डालनी है लॉ को हमने, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करनी है, अपने ऊपर सवार नहीं करना। यकीन जानिए ये बिल्कुल आराम से, सुकून से, स्मार्ट एफर्ट के साथ हो जाना है ये काम। इतना ज़ोर लगाने की और इतना कुछ करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। हम बड़े आराम से, बड़े सुकून से लॉ अल्लाह ने चाहा तो पास करेंगे। हाँ, इसके रियल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेकर आए। कॉन्सेप्ट की देखिए, मैंने लाकर आपको रियल लेटर दिखाया कंपनी का, ताकि आपको रियल सिनेरियो समझ आए, बात को समझने में आसान हो कि अच्छा कहाँ हो रहा है, कहाँ। हम खाली इधर खड़े होकर बात नहीं कर रहे कि यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ना पता चल रहा कहाँ हो रही है, किसकी बात हो रही है, कैसे हो रही है, एफबीआर क्या। जैसे ही आप इस लेटर पर आए तो आपको सब कुछ समझ आ गया, अच्छा हाँ यार ये वही बात हो रही है, ओके ठीक हो गया। तो ज़रा कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस होगा इंशाल्लाह। ओके जी, मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर में कोई बात प्रॉब्लम आ रही होगी। अब आपको खुद ही समझ आ गया कि ट्रांजिशनल तो असल में किसी ने क्लेम नहीं करना, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाना है। स्पेशल से नॉर्मल में आए, नॉर्मल से स्पेशल में आए, हमेशा ही आने और जाने के वक्त एक ट्रांजिशनल फेज आ जाया करेगा और वो एफबीआर खुद ही देख लिया करेगा, जो बनता होगा आपको साथ ही ट्रांजिशनल भी अलाउ कर दिया करेगा। हमें ट्रांजिशनल की सेपरेट अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती।
बल्कि जो हमारी स्विचिंग का लेटर था, इसीलिए देखें ट्रांजिशनल के साथ कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमने अप्लाई करना है, कमिश्नर अप्रूव करेगा, अप्रूव नहीं करेगा तो हम अपील में जाएंगे। नहीं, ये सारी बातें टैक्स ईयर चेंज करने में लिखी हुई हैं। चेंज करने के ही स्टेप है ट्रांजिशनल का, और उसके अंदर ये स्टेप खुद ब खुद आ जाता है। अच्छा जी, ज़रा देखिए, मुझे बताइए, मैं ज़रा आज से आज इससे डिफरेंट बातें करने लगा। एक शख्स का टैक्स ईयर चल रहा है, पिछले कई सालों से टैक्स ईयर चल रहा है 1 अक्टूबर से अगस्त तक। जाहिर है जून तो नहीं एंड हो रहा, इसका मतलब है ये कौन सा टैक्स ईयर होगा इस वक्त? यकीनन स्पेशल टैक्स ईयर होगा। कैसे शो कर रहे होंगे? 2021 से शो कर रहे होंगे। ओके, ठीक होगी बात। ये बंदा चाहता है कि मुझे वापस नॉर्मल में भेज दिया जाए। मैं जिन वजह से स्पेशल में आया था, अब वो रीज़न एलिमिनेट हो गई है, मैं वापस नॉर्मल में जाना चाहता हूँ। तो ज़रा सोचिए, क्या इसके पास कोई ऐसा इख्तियार है? क्योंकि हमने तो लॉ में पढ़ा है कि आ तो ये अपनी मर्जी से सकता है लेकिन जा नहीं सकता। ऐसे ही है ना? शाबाश, हमने ये नहीं पढ़ा। ये आ भी अपनी मर्जी से सकता है, जा भी अपनी मर्जी से सकता है। ये नहीं पढ़ा कि सिर्फ आ सकता है, जा नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं। हमने पढ़ा है अ टैक्स ईयर में अप्लाई फॉर चेंज। चेंज का मतलब एंटर होना ही नहीं है, एग्जिट होना भी है। जो शख्स नॉर्मल में है वो चेंज करके स्पेशल में जा सकता है, जो स्पेशल में है वो चेंज करके नॉर्मल में आ सकता है। यानी स्विचिंग अलाउड है, स्विचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अलाउड है। मेरी बात फॉलो करें? अब ये चाहता है कि मुझे वापस मेरे नॉर्मल टैक्स ईयर में भेज दिया जाए। तो ज़रा सोचिए, नॉर्मल टैक्स ईयर होता क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर होता क्या है? 1 जुलाई। अब जब ये यहाँ खड़े होके इस साल के बाद ये प्लान करता है कि यार मैं नॉर्मल में वापस चला जाता हूँ, तो ये कब से जाएगा वापस नॉर्मल में? 2020 में खड़ा है ये, कब जा सकता है ये? 2021 जुलाई से। फिर ये कहे कि मेरा टैक्स ईयर बना दें 30/6/2022 वाला। ये नॉर्मल टैक्स ईयर बनेगा ना। अब इसके बाद ये कमिश्नर को अप्लाई करेगा। कमिश्नर खुद ही फौरन से देखेगा कि अच्छा ये हो रहा है, ओके, तो क्या करूं फिर? वो कहेगा अच्छा जनाब, आप यहाँ तो खड़े हैं ना, यहाँ से लेकर 30 जून 2021 तक का जो पीरियड है आपका, ये मैं आपका ट्रांजिशनल पीरियड बना देता हूं। ठीक है ना? ये आपका ट्रांजिशनल पीरियड बना देता हूं, और ये फिर आपका नॉर्मल टैक्स ईयर दोबारा से बन जाया करेगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? आप निकलें, स्पेशल से नॉर्मल में जाएं, नॉर्मल से स्पेशल में जाएं, बीच में एक ट्रांजिशनल फेज आ जाया करेगा। देयर माइट बी 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन जो आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में। आप LMS सिस्टम पे मेरे साथ हैं, हमने बड़ी सारी एफर्ट की हुई है इन सारे के अंदर। मेरी कोशिश है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से मुझे खुदा ने ये सलाहियत दी हुई है, तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं इनोवेशन भी लेकर आ रहा हूँ, उसमें जिद्दत भी लेकर आ रहा हूँ, उसमें वो फैसिलिटीज़ भी लेकर आ रहा हूँ जहाँ आप फिज़िकल क्लासेस से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है ना? तो इस लेक्चर के बाद, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ये इसी सेक्शन में आपको नज़र आएंगे लेक्चर, फिर आपने वहाँ जाकर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है? जहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे मैं वो भी आपसे करवाऊँगा, LMS के ऊपर ही, मशीन बेस ही इंशाल्लाह ताला। न्यूमेरिक क्वेश्चन भी आपसे अटेम्प्ट करवाऊँगा। ठीक है? तो आपको क्वेश्चंस नज़र आएंगे कि अब आपने यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन, जहाँ जहाँ एग्जामिनर 3 नंबर के, 4 नंबर के जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारा प्रैक्टिस मटेरियल इंशाल्लाह आपको LMS सिस्टम पे नज़र भी आ रहा होगा, वहीं पर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस लेक्चर के एंड पर आपने देयर आर सम क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस में लेकर जाने हैं इसी से रिलेटेड। अच्छा जी, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। फिर हमने कल थोड़ा सा इनकम को डिफ़ाइन कर लिया था, और साथ ही हमने हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम किस सेक्शन में आ रहे हैं जी? सेक्शन 11 में आ रहे हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेक्शंस याद करें, मैं नहीं ये कह रहा। हाँ,
कुछ सेक्शंस मैं खुद ही आपको याद करवा चुका हूँगा, इसी क्लास के अंदर ही कुछ सेक्शन आपको खुद ही याद हो गए होंगे, बल्कि आपको क्या, मेरी इस कैमरामैन की टीम को भी याद हो गए होंगे, बिकॉज हम यकीन ही इस पे रखते हैं कि ऐसे ही होता है। एक टीचर को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया होता है कि वो चाहे अगर उसके पास थोड़ा माइंड साइंसेस और जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, ये इल्म को वो इस्तेमाल करे अपने लेक्चर्स के अंदर, तो वो 70-80% चीज़ें बच्चों को खुद भी याद करवा सकता है। तो हेड्स ऑफ इनकम आ गए जी, कहाँ आ गए जी, सेक्शन 11 के अंदर। हेड्स ऑफ इनकम से मुराद क्या थी जी? हेड्स ऑफ इनकम से मुराद थी कि जितनी भी पॉसिबल इनकम्स हो सकती हैं, हमने उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कोई भी दुनिया में इनकम हो, वो इन 5 में हमने उठा के फिट करनी है। और हमने साथ ही कहा था कि असल में हमारा 70% ऑफ द सिलेबस इनकम टैक्स का यही है कि इन 5 हेड की इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उस पर टैक्स कैसे लगेगा, इनकम कैसे मालूम करेंगे। तो थोड़ा सा एक डेफिनेशन हमें और रिक्वायर्ड है, ज़रा उसको पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह हम इन हेड से ही आगाज़ करेंगे। मैंने जैसे कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये जो चैप्टर 4 चल रहा है, ये एक ओवरव्यू है सारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। हम सारे का ओवरव्यू नहीं ले रहे, एक ऐसे झलकियाँ देख देख के हमें कुछ नहीं पता चलना। ये कोई यूट्यूब की वीडियो नहीं है कि पहले इसके थोड़ा सा एडवर्टाइज करने के लिए आपको मैं झलकियाँ इसमें दिखाऊँ, ऐसा नहीं है। हाँ, हम ये सारे चैप्टर पढ़ के फिर वापस आएंगे ताकि हमें बातें समझ आएँ, ये चैप्टर हमें क्या कह रहा है, अच्छा ये वो वाली बात कह रहा है, अच्छा ये यहाँ समरी बना रहा है। ओके, हमें इतनी बात समझ आ गई कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम और हर इनकम यहीं कहीं पर फॉल करेगी। एक छोटी सी डेफिनेशन आज के लेक्चर में और पढ़ लें, कल आएंगे तो फिर हमने सैलरी से आगाज़ करना है अपने चैप्टर का। ओके, सेक्शन 82, रेजिडेंट इंडिविजुअल। असल में टैक्स क्या करता है, जब टैक्स लगाता है ना तो लोगों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। कहते हैं लोग 2 तरह के, टैक्स वाले की नज़र में 2 तरह के लोग हैं, एक रेजिडेंट और दूसरे नॉन रेजिडेंट। जी, यानी एक वो जो रेजिडेंट है और दूसरे वो जो खाना बदोश हैं। ठीक है, खाना बदोश हैं, ला ये नहीं कह रहा। रेजिडेंट से क्या मुराद है? असल में लॉ क्या करता है, जिस शख्स को ये रेजिडेंट कहे, रेजिडेंट से मुराद है पाकिस्तान रेजिडेंट, उस शख्स से ये कहता है कि भाई आपने पूरी दुनिया में जो इनकम कमाई है ना, उसके ऊपर टैक्स मुझे पाकिस्तान में देना है। एक शख्स को लॉ कहता है कि आप रेजिडेंट हैं, मैंने फर्ज किया, कहता है जाहिद कभी रेजिडेंट है पाकिस्तान में, कैसे कहेगा रेजिडेंट, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में अपनी हर इनकम का टैक्स का हिसाब यहाँ दूंगा, जो मैं लेक्चरिंग मॉरिशस में कर रहा हूँ उसकी इनकम का हिसाब भी मैं यहाँ दूँ। अगर मैं कोई लेक्चर दुबई में पढ़ा रहा हूँ, कोई 1 हफ्ते के लिए जाता हूँ, वहाँ कोई कोर्स करवाता हूँ, वापस आ जाता हूँ, वो कहते हैं नहीं, इसका हिसाब भी आपने FBR को देना है। मेरा कोई दुबई में फ़र्ज़ किया कोई फ्लैट है, उसका मुझे रेंट आ रहा है, वो कहते हैं नहीं, इसका हिसाब भी आपने मुझे पाकिस्तान में देना है। रेजिडेंट का ये स्टेटस है कि उसने ग्लोबल इनकम के ऊपर पाकिस्तान में टैक्स देना है। देना कैसे, उसके अपने रूल्स हैं, जब हम जैसे जैसे आगे चलेंगे, सारी बात जाहिर है इस वक्त नहीं की जा सकती। जो नॉन रेजिडेंट है, जिसे लॉ नॉन रेजिडेंट कहता है, उसको कहता है आपने सिर्फ पाकिस्तान की इनकम का मुझे टैक्स हिसाब देना है, जो बाहर कमाया वो मुल्क जाने, आप जाने, हमें उससे कोई गरज नहीं है। इसका मतलब है ये एक बड़ी अहम बात है कि किसको हमने रेजिडेंट कहना है और किसको नॉन रेजिडेंट कहना है, क्योंकि जिसको रेजिडेंट कहना है उसकी पूरी दुनिया की इनकम के ऊपर हमने टैक्स लेना है, और जिसको नॉन रेजिडेंट कहना है उसका सिर्फ पाकिस्तान की इनकम का हमने हिसाब लेना है। बाकी वो दुनिया में कहीं से कुछ कमा रहा है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, इनकम टैक्स के एंगल से कोई सरोकार नहीं। तो सबसे पहला सवाल पैदा होता है, हम यहाँ पर्सन को 3 हिस्सों में डिवाइड करके बात कर रहे होते हैं इस सेक्शन में। अभी हम एक को पढ़ रहे हैं कि इंडिविजुअल, इंसान, मैं, आप, हमें कब लॉ रेजिडेंट कहेगा, कब हमारी जान फंस जाएगी कि मुझे दुनिया भर की इनकम का हिसाब पाकिस्तान के FBR को देना पड़ेगा। व्हेन अ पर्सन, व्हेन एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट, एक बात। नंबर 2, व्हेन अ कंपनी इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट। नंबर 3,
व्हेन एन एओपी इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट। इनमें से जो भी रेजिडेंट में आ गया, इंडिविजुअल आ गया, कंपनी आ गई, एओपी आ गई, इसको पूरी दुनिया की इनकम का हिसाब किताब पाकिस्तान में देना पड़ जाएगा। तो सोच समझ के रेजिडेंट होना आपने। ये मुमलकत खुदा दादे पाकिस्तान है, यहाँ का एफबीआर बड़ा डाढ़ा है, तो इसलिए भाई खुशकिस्मत है वो लोग जो पाकिस्तान की एफबीआर को टैक्स देते हैं। ठीक हो गई। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि किसी इंडिविजुअल को रेजिडेंट कब कहते हैं। किसी इंडिविजुअल को कब रेजिडेंट कहते हैं? एन इंडिविजुअल शेल बी, मे बी नहीं, शेल बी। आपको पता है शेल कब लगाते हैं? जब ऑप्शन कोई नहीं है, यानी इनमें से कोई कंडीशन पूरी हो गई तो आप कहने नहीं सर मैं तो रेजिडेंट नहीं हूं ना, देखें मैं शक्ल से रेजिडेंट तो लगता ही नहीं हूं सर। पता नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं है। An individual shall be resident individual for a tax year if the individual, number 1, is present in Pakistan for a period of or periods amounting in aggregate to 183 days or more in the tax year। वो कहते हैं अगर कोई शख्स, कोई दुनिया का खुश नसीब इंसान, अगर उसने 183 डेज और मोर 183 डेज और मोर पाकिस्तान में गुजार लिए तो वो बंदा इंडिविजुअल हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। वो इंडिविजुअल बंदा रेजिडेंट हो जाएगा। फिर सुने, अगर किसी इंडिविजुअल ने 183 डेज और मोर पाकिस्तान में गुजार लिए तो वो शख्स रेजिडेंट कहलाएगा। 183 डेज और मोर। फिर उसने कहा कि क्या ये 183 डेज इकट्ठे गुजारने हैं? वो कहते नहीं, अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट। पाकिस्तान आया 10 दिन, फिर बाहर चला गया, फिर आया, फिर गया। कहते जितने दिन उसने पाकिस्तान में गुजारे हैं ना किसी टैक्स ईयर में, अगर वो 183 डेज हो गए तो इसकी खैर नहीं है, फिर इसको भाई हम रेजिडेंट मानेंगे। वो कहता खोचा फिर हम तुमको रेजिडेंट मानेगा, आ जाओ पूरी दुनिया पे टैक्स देगा, पूरी दुनिया की इनकम का टैक्स तू मुझे इधर ही देगा। बात समझ आ रही है? तो 183 डेज इज अ वेरी क्रूशियल थिंग। पहली कंडीशन लगाई उसने कहा जब कोई इंडिविजुअल 183 डेज इकट्ठे या तोड़ तोड़ कर पाकिस्तान में गुजार लिए तो इंडिविजुअल रेजिडेंट हो गया। पहली कंडीशन। वो कहता अच्छा एक और तरीके से भी देखेंगे, इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड ऑफ और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 120 डेज, 120 दिन। जरा लॉ ने ये 1-2 साल पहले आई है अमेंडमेंट है, लॉ ने घेरा और तंग किया। उसने देखा यार 183 डेज में ना बहुत सारे लोग बच जाते हैं, वो 180 डेज पाकिस्तान रहते हैं, बाकी बाहर जाते हैं, तो वो रेजिडेंट नहीं है। रेजिडेंट नहीं है तो क्या फ़ायदा हुआ उन्हें सिर्फ पाकिस्तान की इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, जो बाहर की उनके फॉरेन सोर्स इनकम है उस पर पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लॉ ने कहा नहीं यार इनको भी कहीं से पकड़ो भाई, कहीं घेरा तंग करो। उन्होंने कहा अच्छा एक और तरीका करते हैं। उसने कहा अगर कोई शख्स एक साल में 120 दिन रहा हो करंट ईयर में, फिर वही कि इकट्ठा या तोड़ तोड़ के, और फिर उसने कहा एंड हु इन 4 ईयर प्रीसीडिंग टू द टैक्स ईयर। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? पिछले। वो कहता है और पिछले 4 सालों में अगर वो पाकिस्तान में कितने रहा हो 365 डेज। देखिए जरा दूसरी कंडीशन बड़ी मजेदार है। वो कहता है करंट ईयर में 120 दिन पाकिस्तान रहा हो और पिछले 4 सालों में 365 डेज रहा हो, तो इस बंदे को भी पकड़ लें, इसको भी कहें भाई तुम्हें भी हम रेजिडेंट ही मानेंगे, तुम नहीं बच सकते भाई, तुम्हारी खैर नहीं है। इसका मतलब 2 तरीके हो गए, 2 कंडीशन हो गई। बात समझ आई? पहला तरीका क्या है? सादा तरीका। इस शख्स को देखते हैं कि इसने पाकिस्तान में इस साल कितना टाइम गुजारा है। अगर 183 डेज और मोर गुजारे हैं तो बस स्ट्रेट पर ही रेजिडेंट हो गया, पिछले सालों को देखने की ज़रूरत ही कोई नहीं है।
183 डेज का मतलब हो गया, वैसे हमने लॉ ने जैसे लिखना है हमने वैसे ही लेना है, ठीक है ना। लॉ में हम ऑल्टरनेटिव नहीं यूज करते, अमूमन करना नहीं चाहिए। 183 डेज का मतलब पता क्या है, मोर देन 50% ऑफ द डेज, लेकिन हमने लिखना नहीं है। वो कहते हैं अगर कोई शख्स साल में 50% से ज्यादा पाकिस्तान में रहा है तो बस आंखें बंद करके इसको रेजिडेंट मान लें। वो कहते हैं अच्छा अगर इसमें काबू नहीं आया तो फिर कहते हैं एक चेक और लगाते हैं, एक तरीके से और पकड़ते हैं इसको चेक करते हैं कि ये इस साल अगर 120 दिन रहा है और पिछले 4 सालों को मिलाकर 365 दिन पाकिस्तान में रहा है, तो फिर भी इसकी गर्दन पकड़ के कहते हैं कि नहीं नहीं भाई तुम भी रेजिडेंट ही लगते हो शक्ल से, ठीक है। अच्छा जी, 2 बातें हो गई। तीसरी बात, इज एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स। वो कहता है अगर कोई शख्स एम्प्लॉय है किसका, फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, भले वो मुल्क से बाहर ही किसी डेपुटेशन पे किसी काम से गया हुआ हो, इसके डेज नहीं देखने, ये रेजिडेंट ही रेजिडेंट है। एम्प्लॉय ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज ऑलवेज रेजिडेंट, उसके डेज नहीं देखने, 183 भी नहीं देखने, 120 भी नहीं देखने। को बात समझ आती है कि नहीं आती है? ओके, फिर समझते हैं। किसी शख्स को, किसी इंडिविजुअल को रेजिडेंट बनाने के लिए कितनी कंडीशन हो गई? 2। फेडरल गवर्नमेंट तो 1 होगी ना, वो तो एक अलग होगी, वैसे तो 3 है। डेज के हिसाब से हम कैसे किसी शख्स को देखते हैं कि रेजिडेंट है कि नहीं है? कहता है जी 2 तरीकों से देखते हैं। या तो इस साल उसने 183 डेज और मोर पाकिस्तान में गुजारे हैं, अगर गुजारे हैं तो बस कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, ये रेजिडेंट हो गया। इसको कोई पूरी दुनिया का हिसाब किताब यहाँ रखे। और अगर ये इस जाल में नहीं आया, इस शिकंजे में हमारे नहीं फंसा, बच गया है, तो फिर एक और दूसरा जाल फेंके इसके ऊपर। इसको चेक करें, ये इस साल 120 दिन पाकिस्तान में रहा है। अगर 120 दिन 120 डेज और मोर पाकिस्तान में रहा है तो फिर इसके पिछले 4 साल खोल के देखें। अगर लास्ट 4 ईयर में ये 365 डेज पाकिस्तान में रहा है तो फिर इसको भी पकड़ के कहें कि आप भी रेजिडेंट। अच्छा, लॉ में बड़ी अहम बात यह है कि आपने देखना है जब भी किसी सेक्शन को पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक तरीका हो गया, फिर ये भी देखना है, हम आगे चल के कुछ सेक्शन में आपको बड़ा डिटेल में समझाएंगे क्या नहीं लिखा है। 2 तरह लॉ को पढ़ना पड़ता है। अब गौर करें, असल में जब कोई शख्स नया पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाएगा, ठीक है, और अगर वो भी पाकिस्तान आ रहा है, रीजनेबल टाइम के लिए पाकिस्तान आ रहा है, तो लॉ उसे नॉन रेजिडेंट मानने पे तैयार नहीं हुआ, जरा दिल से मान नहीं रहा। मसलन सोचें, इस साल तक तो आप पाकिस्तान ही रह रहे थे, फिर आप बाहर चले गए, आपकी जॉब बाहर हो गई, काम आपने बिजनेस शुरू कर दिया, अब आपका पहला ही साल है, इस साल आपने 200 डेज फर्ज कर लें कहाँ गुजारे, किसी और मुल्क में गुजारे। इसका मतलब पाकिस्तान में कितने गुजारे? टोटल 365 थे ना, तो 165 डेज आपने पाकिस्तान में गुजारे। अब अगर सिर्फ पहले वाली कंडीशन होती तो आप करंट ईयर के लिए नॉन रेजिडेंट हो जाते, बिकॉज अब आप पाकिस्तान में 183 डेज से कम रह रहे हैं। लेकिन ये दूसरे वाली प्रोविजन आपको पकड़ लेगी। पिछले 5 साल क्या, 4 साल क्या, अब तो पिछले साल ही पूरे 365 डेज पाकिस्तान रहे हो। इसका मतलब है अगर शुरू के सालों में आप नॉन रेजिडेंट होना चाहते हैं तो आपको चाहिए पाकिस्तान में 120 दिन भी ना गुजारें, अदरवाइज आप शुरू के सालों में रेजिडेंट बन जाया करेंगे। तो आपने 120 डेज पाकिस्तान में स्पेंड नहीं करने हैं। फिर आप अगर अपने प्रोफाइल को नॉन रेजिडेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको शुरू के सालों में 120 डेज से कम पाकिस्तान में गुजारने होंगे छुट्टियों पर। ओके, चलिए देखते हैं जी। देखिए जरा, एक पहली कंडीशन, ईयर 2022 में एक शख्स पाकिस्तान में 185 डेज रहा है, तो बस 183 डेज और मोर, पहली ए कंडीशन ही पूरी हो गई, बी को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही पता चल गया ये शख्स कौन है, रेजिडेंट है, ख़त्म हो गया, आंखें बंद, रेजिडेंट हो गया।
पहली कंडीशन में ही ये शख्स रेजिडेंट हो गया। हाँ, एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। एक शख्स 2022 में पाकिस्तान में टैक्स ईयर 2022 मतलब जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक के दरमियान पाकिस्तान में 125 दिन रहा। हमने पहली कंडीशन लगाई, क्या 183 डेज रहा? उसने कहा जी नहीं। पहली कंडीशन कह रही है ये शख्स नॉन रेजिडेंट है, लेकिन पहली कंडीशन कह रही है नहीं नहीं भाई सिर्फ मेरे पे ना रहना, दूसरी भी लगाओ। दूसरी कैसे लगाएं? जी चेक करें ये 120 दिन तो नहीं रहा। उसने कहा हो सर बड़ी गलती हो गई इससे, तो ये तो बेचारा 5 दिन ज़्यादा पाकिस्तान में रह गया, 6 दिन। मैंने कहा अच्छा ओके, इसके पिछले 4 साल खोलो भाई। पिछले 4 साल कौन से बनेंगे? 2022 की हम बात कर रहे हैं तो 2021 खोलें, 20 खोलें, 19 खोलें, 18 खोलें। पिछले 4 साल में देखें ये पाकिस्तान में कितने कितने दिन रहा है। अच्छा वो आपके पासपोर्ट से पता चल जाता है। अब हमने देखा जी पिछले साल 50 दिन रहा था, उससे पिछले साल 130 डेज रहा था, उससे पिछले साल 50 डेज रहा था, उससे पिछले साल 150। उसने कहा नहीं भाई सबको जमा करो, देखो क्या ये 365 डेज से ज़्यादा हो गए हैं? देखिए ज़रा, 200, 330, 380 हो गए। यस 365 से ज़्यादा हो गए। वो कहता ओके इसको को भाईजान आपको मुबारक हो, आपकी लॉटरी निकल आई है, आप भी रेजिडेंट हैं माशाल्लाह। अब अल्लाह के हुक्म से आपको पूरी दुनिया की इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा, मुबारक हो। बात समझ आई है? कैसे देखेंगे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को? एक तीसरा शख्स है, वो 2022 में 165 डेज पाकिस्तान में रहा है। हमने कंडीशन ए लगाई तो पता लगा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बच गया है, बचत होगी, अल्लाह ने बचा लिया है, रेजिडेंट नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं यार ठहरो। मैंने कहा कंडीशन बी लगाओ। मैंने कहा कंडीशन बी कैसे लगाएं? मैंने कहा पिछले 4 साल खोलें इसके। तो पिछले 4 साल यहाँ 50 डेज, 100 डेज, 50 डेज, 150 डेज, कितने हो गए? 200, 300, 350 डेज। उन्होंने कहा जी माशाल्लाह सर मुबारक हो आपको, अल्लाह ने आपके ऊपर बड़ा रहम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आप नॉन रेजिडेंट है पाकिस्तान में, आप परेशान ना हो, जो बाहर आपने कमाया वो अल्लाह मियाँ आपके बच्चों को नसीब करे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको तंग नहीं कर रही। बात समझ रहे हैं आप? यस, ये रूल ऐसे, ये बात कह रहा है कि अगर वो शख्स स्ट्रेट पर 183 डेज पाकिस्तान में रहा तो बस खत्म हो गई कहानी, रेजिडेंट हो गया नेट टैक्सेस से ग्लोबल इनकम के ऊपर। और अगर 183 डेज नहीं हैं, कम है, लेकिन 120 या इससे ज़्यादा है, तो फिर पिछले 4 साल भी ओपन करें उसके और वहाँ पर चेक करें कि ये बंदा कहाँ फॉल करता है। आई होप कि ये बात आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। चलिए एक और देखते हैं। एक शख्स आया जी 2022 में 105 डेज पाकिस्तान में रहा है, लेकिन 2021 में 150 डेज, 175 डेज, 125 डेज। हमने पहले कंडीशन ए लगाई, क्या ये इस साल, इस टैक्स ईयर, इस साल का मतलब टैक्स ईयर, इस टैक्स ईयर में 183 डेज और मोर? उसने कहा जी नहीं, इस कंडीशन से तो नहीं फंसाई। उसने कहा ओके चलो यहाँ से तो बच गया। दूसरी लगाओ, क्या ये इस साल 120 दिन पाकिस्तान में रहा है, 120 डेज और मोर? उसने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नहीं रहा। उसने कहा फिर पिछले सालों को देखने की ज़रूरत ही नहीं। मेरी बात समझ आ गई है? अब वो पिछले साल क्या है, पूरा 365 डेज रहो, यहाँ भी 365 डेज रहो, यहाँ भी 365 डेज रहो, यहाँ भी 365 डेज रहो। ये कंडीशन अब इस पर लगती नहीं है। सेकंड कंडीशन लगाने के लिए ज़रूरी है कि इस साल 120 डेज और मोर उसने यहाँ गुजारे हों। बात समझ आई है? रेजिडेंट किसी इंडिविजुअल को हम रेजिडेंट कैसे देखते हैं? तो हमें बात समझ आई कि सर 3 तरीकों से देखते हैं। या तो करंट टैक्स ईयर में उस शख्स ने 183 डेज और मोर पाकिस्तान में गुजारे हों, या करंट ईयर में 120 डेज और मोर गुजारे और पिछले 4 साल एडजेसेंट वाले 4 साल। आप देखें 2022 की बात कर रहे थे तो 21, 20, 19, 18 ले रहे थे एडजेसेंट। पिछले प्रीसीडिंग 4 ईयर में उसने 365 कलेक्टिवली गुजारे हों तो भी रेजिडेंट हो जाएगा।
or employee of federal government and provincial government will always be treated as resident individual. ओके, वो कहते अच्छा 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 अच्छा, हाँ सर एक मुझे एक मजे की बात समझ आई। देखें सर, जिस दिन मैं पाकिस्तान, अब कुछ मसाइल आएंगे ना, छोटी छोटी बातें। अच्छा, वो जो शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि सेक्शंस के अंदर आम तौर पर मोटी मोटी बातें लिखी जाएंगी, कवानीन लिखे जाएंगे मोटे मोटे, उसकी जो प्रोसीजरल बातें होंगी ना छोटी छोटी, उनको हम रूल्स में जाके डिफाइन कर लिया करेंगे। हाँ चलें, हर जगह मज़हब को घसीटना मुनासिब नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक ऐसी बात कह रहा हूँ कि ज़रा देखिए कुरान ने क्या किया, बड़े बड़े मसाइल पर मोटी मोटी बातें आपको बता दी, रूल्स बता दिया जी 5 वक्त नमाज पढ़ना फ़र्ज है। ओके, अब इससे नीचे बड़ी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट थी कि यार नमाज पढ़ने से पहले क्या क्या कंडीशन है, नमाज किस वक्त पढ़नी है, किस पोस्चर में पढ़नी है, कितनी रकत पढ़नी है, हर रकत में क्या पढ़ना है, ये तो कुरान में नहीं लिखा। इसके लिए अल्लाह ने अपने नबी को भेज दिया। ये अहादीस से हमें पता चलेगी। रूल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? नॉर्मली अहादीस से मिलते हैं। कुरान में हमें, कुरान सेक्शंस की तरह, अहादीस रूल्स और शेड्यूल्स की तरह। इसी तरह लॉ ने कह दिया 183 डेज और मोर। ओ भाई डे कैसे? मैं आज रात को आया हूँ पाकिस्तान, तो मेरा आने वाला दिन गिनोगे कि नहीं गिनोगे? अच्छा, दिन से मुराद 24 घंटे हैं, कितना टाइम है? मगर मैं तो आया ही, चलो डे आपको पता ही, अब रात 12:01 से लेकर हम नया दिन शुरू हो जाता है ना। मैं पाकिस्तान पहुंचा हूं रात को 11 बजे, इमिग्रेशन काउंटर पे आया, उसने मेरा पासपोर्ट लिया, स्टैंप लगाया, उसके ऊपर टाइम भी आ गया, मेरी एंट्री भी डाल गई, तो पता चला रात को 11 बजे मैं पाकिस्तान एंटर हो गया। अच्छा, अब 1 घंटा है जो शायद मुझे अभी यहीं से एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही खर्च हो जाना है। क्या ये दिन मेरा गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? प्रोसीजरल बात आ गई। या मैं किसी दिन पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूं और मेरी फ्लाइट है सुबह 3 बजे, रात को 1 बजे, तभी दिन का आगाज हुए तो 1 घंटा हुआ है, मैं तो रात के अंधेरे में ही जा रहा हूँ आज पाकिस्तान छोड़ के। ये दिन मेरा गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? अब ये प्रोसीजरल बातें ना, क्योंकि वो लोग जो थ्रेशोल्ड के पास होंगे, जिनकी अगर ये दिन ना गिने तो वो 183 डेज से नीचे आ जाएंगे, वो तो चाहेंगे ना कि आप ना गिने उनका दिन, कि अंकल प्लीज़ मेरा ये दिन ना गिने। तो रूल्स ने ये बात डिफाइन की है कि अच्छा यार हम दिन कैसे गिनेंगे फिर। रूल नंबर 10, उसने कहा जी कि जब कोई शख्स पाकिस्तान आएगा तो हम ये बातें उसका होल डे, द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान, यानी पूरा दिन रहे या थोड़े से दिन के हिस्से आए, हम उसे पूरा दिन गिनेंगे। कब? क्या है, भले आगे पब्लिक हॉलीडे हो। ओके सर, मैं आया था, मैं तो एक काम से आया था, आगे आया तो आपके यहाँ जनाब 25 दिसंबर की छुट्टी थी, या 23 मार्च की छुट्टी थी, या 14 अगस्त की छुट्टी थी, तो भाई मेरा ये दिन तो ना गिने, मैं जिस काम के लिए आया था वो तो काम हो ही नहीं सकता था। वो कहते नहीं, भले पब्लिक हॉलीडे हम उसे फुल डे कंसिडर करेंगे। अ डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव, वो छुट्टियों पर आया था, वो कहते भाई इससे हमारा कोई गरज नहीं, हमने आपके पाकिस्तान में रुकने को देखना है। अ डे दैट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ धरना, लॉन्ग मार्च, बाकी चीज़ें। वो कहता है यार ये तो हमारे मुल्क में चलता ही रहता है ना, कभी एक पार्टी धरना देती है, कभी दूसरी देती है, कभी धरने वाले इक़्तिदार में आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं यार आप धरने नहीं देना तो अच्छी बात नहीं है, इससे मुल्क की इकॉनमी ख़राब होती है, हालांकि खुद धरने देकर ही आए होते हैं। वो कहता है ये हमने भाई पूरा दिन काउंट करना है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। A holiday spent by an individual in Pakistan before, during, after an activity in, वो किसी काम से आया फिर छुट्टियां शुरू हो गई, कहते यार हमने ये नहीं देखना आप आए क्यों थे। असल में सारे रूल का मिजाज ये है, वो कहते हैं हमने आपकी प्रेजेंस को देखना है, फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान हो गई है, आगे छुट्टी थी, आप बीमार थे, स्ट्राइक थी, धरना था, इससे हमारा कोई गर्ज नहीं। अ डे और पार्ट ऑफ अ डे where an individual is Pakistan solely by reason of being in transit between two different places outside Pakistan
डज नॉट काउंट है। वो कहता है सिर्फ एक एक्सेप्शन है बस। पहले उसने 4 बातें बताई हैं कि यार इन्हें सबको हमने दिन ही कंसिडर करना है, पूरा दिन। आप रात को 11:55 पर इमिग्रेशन काउंटर पे आकर पासपोर्ट पर स्टैंप लगवा ली, एंट्री जिसे कहते हैं ना, एंट्री लग गई, आपका पूरा दिन काउंट हो जाना 5 मिनट के अगेंस्ट भी। अच्छा हाँ, करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए? चले, अगर आपको देखें 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो क्रूशल हैं, जो इस थ्रेशोल्ड के 183 डेज वाली थ्रेशोल्ड के कहीं आसपास हैं। एक दिन डले, मसलन एक शख्स है उसके 182 डेज बनते हैं। अगर वो 11:55 पे पाकिस्तान में एंटर हो गया तो 183 डेज बन जाएंगे। ये क्रूशल आदमी है। एक बंदा पहले ही 210 दिन बैठा है, उसके दिन से उसे फर्क कोई नहीं पड़ रहा, वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है। थ्रेशोल्ड वाले लोग, उन्हें अल्लाह ने अकल भी दी होती है, वो पहली बात है आएगा ही नहीं, एक दिन ठहर के आ जाएगा। यहाँ अगर किसी ऐसी फ्लाइट में आ रहा है और उसे पता है कि मेरे डेज क्रूशल है और 11:55 हो रहे हैं, तो वो लाइन में ना ज़रा अच्छा सा जेस्चर देगा किसी दूसरे का, सर आइए प्लीज़ आप पहले करवा लीजिए, खुद थोड़ा पीछे चला जाएगा। बिकॉज एंट्री स्टैंप से काउंटिंग शुरू होनी है ना। आप आधा घंटा ज़रा पीछे गुजार लें, 12:10 हो जाने दें, फिर स्टैंप लगाएं, अगला दिन शुरू हो गया। अब आपका डे कल वाला तो काउंट नहीं हो सकता। जब तक आपके पासपोर्ट पर वो एंट्री स्टैंप नहीं लगी है और जाते हुए एग्जिट स्टैंप नहीं लगी है, उससे पिछला टाइम आपका, अगर पाकिस्तान से जा रहे हैं तो पाकिस्तान में कंसिडर हो रहा है, ठीक है ना, और अगर बाहर से आ रहे हैं तो बाहर के मुल्क में कंसिडर हो रहा है। हालांकि आप लैंड कर चुके हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो नहीं देख रहे। हमने देखना कहाँ से है, हमने काउंट कहाँ से करना है? हमने काउंट करना है जब आपके पासपोर्ट के ऊपर एंट्री स्टैंप लगेगी, तो वहाँ से उसूली तौर पर ये सारा कुछ जो है ये हो रहा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला बस यहाँ से आगे चलेंगे। आपने अब करना क्या है, बेसिकली जो कुछ सारा कुछ पढ़ा है, हर लेक्चर के एंड में आपको नज़र भी आ रहा होता है कि कीप ऑन रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट। जितना पढ़ लिया इसको प्लीज़ रोज़ाना रिवाइज ज़रूर करें। आप देखें मैं अपने लेक्चर में भी आपके साथ ऐसे ही कर रहा होता हूँ कि पिछले वाले को थोड़ा सा रिवाइज कर कर आगे चल रहे होते हैं, और आपने आज इससे अलाइड जो क्वेश्चन हैं आपके वो भी आपने सॉल्व करने हैं। कल मुलाकात होगी जी इंशाअल्लाह ताला, यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे जी। थैंक यू।